नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का इस क्लास के अंतर्गत रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहला प्रश्न है आज की इस क्लास का, सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0, जिसको हम लोग सिटीज़ 2.0 कहते हैं, यह चैलेंज कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो देखिए इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। सिटीज़ इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट इंटीग्रेटेड एंड सस्टेन 2.0, इस चैलेंज को जो है नई दिल्ली में 16 नवंबर 2023 को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सिटीज़ 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए इसका जो मुख्य उद्देश्य है यह है एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। तो आपको इसका उद्देश्य भी याद होना चाहिए, किस उद्देश्य के लिए इसको बनाया गया है। सिटीज़ 2.0 का उद्देश्य है एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है इटावा जिले के अंदर। 2 नवंबर 2023 को जो है उत्तर प्रदेश का पहला भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र जो है इटावा शहर में जो है उसको उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की किस जिले में देश के सबसे बड़े कन्या पूजन कार्यक्रम जिसका नाम है शक्ति वंदन का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के अंदर 22 अक्टूबर 2023 को। उत्तर प्रदेश के जो है गोंडा जिले में जो है देश का जो है सबसे बड़ा कन्या पूजन कार्यक्रम जिसका नाम शक्ति वंदन है, इसको आयोजित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चित्तौड़गढ़ राजस्थान दौरे पर किस ऐतिहासिक मंदिर का दौरा किया है? तो देखिए जब प्रधानमंत्री मोदी चित्तौड़गढ़ राजस्थान के ऐतिहासिक दौरे पर गए थे तो वहाँ पर जो है उन्होंने सांवरिया सेठ मंदिर जो कि जो है राजस्थान चित्तौड़गढ़ में स्थित है, इस मंदिर का जो है भ्रमण किया था। तो आपको इस मंदिर का याद रखना है, सांवरिया सेठ मंदिर कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है, और ये कब की बात है? 2 अक्टूबर 2023 को। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, ISO 9001/2015 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला थाना कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत का पहला ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला जो है महिला थाना, अक्टूबर 2023 में इसको जो है ISO प्रमाण पत्र दिया गया है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, देश की पहली रैपिड रेल सेवा को क्या नाम दिया गया है? तो इसको नाम दिया गया है नमो भारत। देश की पहली रैपिड रेल सेवा का नाम रखा गया है नमो भारत। तो इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं, रैपिड रेल सेवा नमो भारत, अक्टूबर 2023 में इसको जो है नाम दिया गया। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र 2 नामक अभियान किसने प्रारंभ किया है? तो देखिए ऑपरेशन चक्र 2 नाम से एक अभियान जो है CBI के सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसको हम केंद्रीय जांच ब्यूरो कहते हैं, इसके द्वारा 19 अक्टूबर 2023 को जो है ऑपरेशन चक्र 2 नाम से एक अभियान शुरू किया गया। अगर हम बात करें ये अभियान किस लिए है, तो देखिए यह अभियान किसके खिलाफ आरंभ किया गया है? तो यह जो है संगठित साइबर अपराध के खिलाफ जो है इस अभियान को शुरू किया गया है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में सामाऊ शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय का उद्घाटन किया है? तो देखिए जो सामाऊ शहीद स्मारक और पुस्तकालय है, इसका उद्घाटन जो है गांधीनगर गुजरात में 15 अक्टूबर 2023 को किया गया है। सामाऊ शहीद स्मारक कहाँ पर है? गांधीनगर गुजरात राज्य में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद अगले प्रश्न की। तो देखिए अगले प्रश्न में पूछा गया है, यह स्मारक किस क्रांति से संबंधित है? तो देखिए जो सामाऊ शहीद स्मारक बनाया गया है, यह स्मारक जो है 1857 की क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। तो देखिए अगले प्रश्न में पूछा गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा विकास के लिए किस नए सरकारी मंच को लॉन्च किया है? तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने जो है युवा विकास के लिए जो है मेरा युवा भारत नामक एक नए मंच को लॉन्च किया है, और यह 31 अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया गया है, मेरा युवा भारत। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देखिए अगले प्रश्न में पूछा गया, उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय जीव किसे घोषित किया गया है? तो हाल ही में देखिए उत्तर प्रदेश राज्य ने जो है गांगे डॉल्फिन को जो है अक्टूबर 2023 को जो है अपना जलीय जीव घोषित किया, गांगे डॉल्फिन। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देखिए अगले प्रश्न में पूछा गया, भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन सा बना है? तो इसका नाम है तट मंदिर, जो कि तमिलनाडु राज्य में है। यह भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना है। सितंबर 2023 को इसको जो है पहला जो है पुरातत्व स्थल हरित ऊर्जा बनाया गया है। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देखिए अगले प्रश्न में पूछा गया, देश का दूसरा राज्य जिसने जाति आधारित सर्वेक्षण कराने की घोषणा की है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये राज्य है राजस्थान। राजस्थान राज्य ने जो है देश का दूसरा राज्य बना है जिसने जाति आधारित सर्वेक्षण कराने की घोषणा की है 7 अक्टूबर 2023 को। यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए देश का जाति आधारित सर्वेक्षण कराने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो इसका राइट आंसर होगा बिहार राज्य। बिहार राज्य जो है जाति आधारित सर्वेक्षण कराने वाला भारत का जो है पहला राज्य है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? तो ये नीमच मध्य प्रदेश में जो है भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला 4 अक्टूबर 2023 को रखी गई है, नीमच मध्य प्रदेश। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की।
तो देखिए अगले प्रश्न में पूछा गया है इसकी क्षमता कितनी है। तो देखिए ये जो भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना है, इसकी जो टोटल क्षमता है यह जो है 1440 मेगावाट है। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अक्टूबर 2023 में बाढ़ के कारण खबरों में रही दक्षिण लोहनक झील किस राज्य में है। तो ये झील है जो है सिक्किम में। दक्षिण लोहनक झील किस राज्य में है, तो ये जो है सिक्किम राज्य में जो है ये झील है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना को किसके द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया है। तो देखिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना को जो है देश को समर्पित किया गया है 5 अक्टूबर 2023 को। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देखिए अगले प्रश्न में पूछा गया यह परियोजना किन राज्यों में विस्तृत है। तो देखिए ये जो परियोजना है यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर जो है फैली हुई है। चलिए अब हम इसके बाद जो है कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हम लोग उनको भी जो है देख लेते हैं इस क्लास के अंतर्गत। ये सभी क्वेश्चन जो है आपके पेपर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए नेक्स्ट इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है ये जो है हमारा है यहाँ से स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ा हुआ है हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए अगर आपसे पूछा जाए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकंड के तहत किस राज्य को जो है 100% ODF प्लस का दर्जा दिया गया है। तो ये दिया गया उत्तर प्रदेश राज्य को 28 सितंबर 2023 को जो है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत जो है 100% ODF प्लस का दर्जा उत्तर प्रदेश राज्य को दिया गया है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। पहला नीलगिरी तहर दिवस कब मनाया गया है हाल ही में जो है। तो देखिए पहला जो नीलगिरी तहर दिवस है यह 7 अक्टूबर 2023 को मनाया गया। कब मनाया गया है, 7 अक्टूबर 2023 को। नेक्स्ट इसके बाद अगले प्रश्न की बात करें, नीलगिरी तहर किस राज्य का राजकीय पशु है। तो यह जो है तमिलनाडु राज्य का राजकीय पशु है और पहला नीलगिरी तहर दिवस 7 अक्टूबर 2023 को मनाया गया। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा। तो इसका नाम रखा गया है संविधान सदन। 19 सितंबर 2023 को जो है पुराने संसद भवन का नाम बदलकर संविधान सदन कर दिया गया है। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देखिए अगले प्रश्न में आदि शंकराचार्य की स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण कहाँ पर किया गया है। तो देखिए आदि शंकराचार्य की स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण जो है ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में जो है किया गया है। कहाँ पर किया गया है, ओंकारेश्वर जो है मध्य प्रदेश में 21 सितंबर 2023 को जो है इसका अनावरण किया गया है। नेक्स्ट इसके बाद अगले प्रश्न में पूछा गया है महिला आरक्षण विधेयक 2023 में लोकसभा में कब पारित किया गया है। तो देखिए महिला आरक्षण विधेयक 2023 में लोकसभा में जो है 20 सितंबर 2023 को इसको पारित किया गया है। अगला प्रश्न है इस विधेयक को राज्यसभा में कब पारित किया गया है। तो इसको 21 सितंबर 2023 को, लोकसभा में इसको 20 सितंबर 2023 को पारित किया गया है। यह कौन सा संविधान संशोधन विधेयक है। तो यह जो है 128वां संविधान संशोधन विधेयक है। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। सितंबर 2023 में किस पशु को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई है। तो देखिए मिथुन पशु को जो है हाल ही में जो है खाद्य पशु के रूप में जो है मान्यता दी गई है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। केंद्र सरकार ने कारीगरों के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है। तो इसका नाम है विश्वकर्मा योजना। 17 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने कारीगरों के लिए जो है विश्वकर्मा योजना को जो है शुरू किया है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है विश्व की किस सबसे बड़ी MICE सुविधाओं में से एक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। तो इस सुविधा का नाम है यशोभूमि। विश्व की किस सबसे बड़ी MICE सुविधाओं में से एक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। तो ये है यशोभूमि। 17 सितंबर 2023 को इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है MICE सुविधाओं का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए इसका पूरा नाम है मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशंस। बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियाँ। मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशंस। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ एथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला रखी है। तो यह जो है बीना रिफाइनरी मध्य प्रदेश के अंदर एथिलीन क्रैकर परियोजना का जो है आधारशिला रखी गई है 14 सितंबर 2023 को। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए अगले प्रश्न में पूछा गया किस राज्य ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी प्रदान की है। तो ये राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य ने राज्य की पहली जो है सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दी है 12 सितंबर 2023 को। नेक्स्ट इसके बाद अगले प्रश्न में पूछा गया है भारतीय नौसेना ने पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो इसका नाम है प्रोजेक्ट नमन। यह जो है प्रोजेक्ट नमन जो है पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए लॉन्च किया गया है 5 सितंबर 2023 को। नेक्स्ट इसके बाद अगले प्रश्न में पूछा गया है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना को किस वर्ष तक विस्तारित करने के लिए मंजूरी दी है। तो देखिए उज्ज्वला योजना काफ़ी बड़ी योजना है। इसको जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है वर्ष 2025-26 तक विस्तारित करने का जो है फैसला किया है। यह 13 सितंबर 2023 को जो है इसको किया गया है। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक की आबादी पर शीर्ष 3 शहर क्रमशः कौन से हैं।
तो देखिए हाल ही में जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण हुआ था 2023 में, उसमें 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में जो है प्रारंभ के 3 स्थानों पर इंदौर, आगरा और थाने शहर जो है स्थित हैं। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, इंदौर पहले नंबर पर, दूसरे स्थान पर आगरा शहर और तीसरे स्थान पर थाने शहर स्थित हैं। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। केंद्र सरकार ने उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने को मंजूरी प्रदान की है? तो देखिए उधमपुर जो रेलवे स्टेशन है इसका नया नाम शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखने का फैसला किया गया है हाल ही में जो है केंद्र सरकार के द्वारा सितंबर 2023 में। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देखिए अगले प्रश्न में पूछा गया उत्तर प्रदेश राज्य की किस नदी में जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ की गई है? तो देखिए उत्तर प्रदेश में जो है सरयू नदी के तट पर जो है जटायु क्रूज सेवा को प्रारंभ किया गया है सितंबर 2023 में। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देखिए अगले प्रश्न में पूछा गया है उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये देखिए चित्रकूट में जो है उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक बनाया जा रहा है। नेक्स्ट इसके बाद अगले प्रश्न में पूछा गया आयुष्मान भव अभियान का उद्घाटन कहाँ से किया गया है? तो ये देखिए गांधीनगर गुजरात से जो है आभासी रूप से जो है आयुष्मान भव अभियान का शुरू किया गया है 13 सितंबर 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में हाल ही में किसने शपथ ग्रहण की है? तो देखिए डोनाल्ड टस्क जो है हाल ही में जो है पोलैंड देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है 13 सितंबर 2023 को। नेक्स्ट अगला प्रश्न है क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये देखिए मर्सर के द्वारा जो है क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 को जारी किया गया है 12 सितंबर 2023 को। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न में रैंकिंग में कितने शहरों को शामिल किया गया है? तो हाल ही में देखिए जो क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग जारी हुई है इसके अंदर टोटल 241 शहरों को शामिल किया गया है। अगर हम बात करें इस रैंकिंग के अंतर्गत जो शीर्ष 3 शहर कौन से हैं, तो ये देखिए वियना जो कि ऑस्ट्रेलिया देश के अंदर स्थित है, ऑस्ट्रिया में, ज्यूरिक जो कि स्विट्जरलैंड की कैपिटल है, और ऑकलैंड न्यूजीलैंड के अंदर। इन तीनों देशों को जो है शीर्ष 3 स्थानों पर रखा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस रैंकिंग के अंदर भारत के कितने शहरों को शामिल किया गया है? तो देखिए रैंकिंग में भारत के टोटल 7 शहरों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया। ये 7 शहर कौन कौन से हैं? तो देखिए इन शहरों को जो है इनकी रैंक के साथ में दिया गया है। यहाँ पर 153वें स्थान पर जो है हैदराबाद जो कि तेलंगाना में है, रैंक 154 मिली है पुणे महाराष्ट्र को। इसके अलावा रैंक 156 दिया गया है बेंगलुरु कर्नाटक को, रैंक 161 चेन्नई तमिलनाडु को मिला है, और 164वां स्थान मुंबई महाराष्ट्र को, 170वां स्थान कोलकाता पश्चिम बंगाल और 172वां स्थान नई दिल्ली को मिला है। तो इसमें आपको 2 स्थान खासतौर पर याद रखने हैं। जो 153वां स्थान मिला है वो हैदराबाद तेलंगाना को, और 172वां स्थान जो है नई दिल्ली को मिला है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो इसमें देखिए पूछा गया है ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस GRCA कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये देखिए दुबई में लॉन्च हुआ है COP28 के दौरान जो है 10 सितंबर 2023 को ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस GRCA लॉन्च किया गया है दुबई शहर में। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो इस अलायंस में भारत समेत कितने देश शामिल थे? टोटल 11 देश इस अलायंस के अंदर जो ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस है इसके अंतर्गत शामिल थे। नेक्स्ट बात करते हैं इस अलायंस में जो है कौन कौन से देश शामिल थे? तो इसमें जो है 11 देशों में भारत, डेनमार्क, कंबोडिया, जापान, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, मिस्र, घाना, हंगरी और अमेरिका, ये 11 देश जो है इसके अंतर्गत जो है शामिल थे। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस शहर की मेजबानी में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है? तो ये देखिए नई दिल्ली की जो है मेजबानी में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है 12 से 14 दिसंबर 2023 के मध्य। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस देश के राष्ट्रपति विलियम समोई रूटो भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो ये देखिए केनिया देश के जो है राष्ट्रपति विलियम समोई रूटो ये भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं 4 से 6 दिसंबर 2023 के दौरान। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो इसमें पूछा गया अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति का 18वां सत्र कब आयोजित किया गया है? तो देखिए अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति का 18वां सत्र जो है 5 से 8 दिसंबर 2023 को जो है आयोजित किया गया है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है इस बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो देखिए अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए जो 18वां सत्र आयोजित किया गया है ये कसाने बोत्सवाना के अंतर्गत इसको आयोजित किया गया है। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देखिए अगले प्रश्न में पूछा गया है कि इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आयोजन यूनेस्को ने किया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है इसमें किस भारतीय नृत्य को मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया है? तो देखिए जो गरबा गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है इसको जो है मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की।
यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाली सबसे पहले ये समझिए, अब इससे पहले वाला प्रश्न था, यह किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये देखिए गरबा जो है गुजरात राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, यूनेस्को की इस सूची में शामिल होने वाली यह भारत की कौन सी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है? तो ये जो है यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाली जो है यह 15वीं जो है अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2023 के लिए किसको चुना गया है? तो देखिए टेलर स्विफ्ट अमेरिकी पॉप गायिका और अभिनेत्री हैं, इनको जो है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 के लिए चुना गया है 6 दिसंबर 2023 को। नेक्स्ट हम इसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न पूछा गया है, सीईओ ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो देखिए सैम ऑल्टमैन जो कि ओपन एआई कंपनी के सीईओ हैं, इनको सीईओ ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। नेक्स्ट हम इसके बाद जो है अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। तो देखिए आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं, यहाँ से भी आपको इनको भी देख लेना है और पढ़ लेना है। सबसे पहला जो प्रश्न है, एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसको चुना गया है? तो ये लियोन मेसी हैं, अर्जेंटीना देश के ये फुटबॉलर हो जाते हैं, इनको एथलीट ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये देखिए फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा 5 दिसंबर 2023 को जो है दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई। सूची में अगर पूछा जाए शीर्ष 3 महिलाएं कौन कौन सी हैं, तो इनमें जो है उर्सुला वान डेर लेयन अध्यक्ष हैं यूरोपीय आयोग की, इनको पहले स्थान पर रखा गया है। इसके अलावा क्रिस्टिन लेगार्ड अध्यक्ष हैं यूरोपीय सेंट्रल बैंक की, इनको दूसरे स्थान पर, और कमला हैरिस उपराष्ट्रपति अमेरिका की हैं ये, इनको तीसरे स्थान पर इसमें जो है रखा गया है। इसके अलावा अगर बात करें भारत के दृष्टिकोण से, तो इस सूची में जो है कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया? तो टोटल 4 भारतीय महिलाओं को इसमें शामिल किया गया। अब बात करते हैं 4 महिलाएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले निर्मला सीतारमण, इनकी रैंकिंग जो है टॉप 100 महिलाओं की सूची में 32वां है इनका। इसके अलावा रोशी नाडर मल्होत्रा, इनकी रैंकिंग जो है 60 है। सोमा मंडल, इनकी 70वीं रैंकिंग है, और किरण मजुमदार शॉ, इनकी रैंकिंग जो है 76वीं है। तो इन चारों की रैंकिंग आपको याद कर लेनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देखिए अगला प्रश्न पूछा गया, किस देश ने चीन को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की घोषणा की है? तो देखिए कौन सा ऐसा देश है जिसने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की घोषणा की है? तो ये देश है जो है इटली। इटली ने हाल ही में अपने आप को जो है चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर करने के लिए घोषणा कर दी है 6 दिसंबर 2023 को। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न में पूछा गया, भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से लीड IT 2.0 का शुभारंभ किया है? तो ये देखिए स्वीडन देश के साथ भारत ने जो है संयुक्त रूप से लीड IT 2.0 का आयोजन किया है 1 दिसंबर 2023 को। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, लीड IT 2.0 का पूरा नाम क्या है? लीडरशिप ग्रुप फॉर द इंडस्ट्री ट्रांजिशन 2.0, ये इसका जो है पूरा नाम है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है? तो देखिए भारत देश को जो है फिर से जो है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए जो है पुनः निर्वाचित किया गया है 1 दिसंबर 2023 को। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारत को किस द्विवर्षीय कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो देखिए वर्ष 2024-25 के लिए भारत को दोबारा से चुना गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये देखिए जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा जो है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो है 2024 को जारी किया गया है। जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ तथा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल सूचकांक में कितने देशों को शामिल किया गया? तो टोटल 63 देश और एक यूरोपीय संघ को इस सूची में जो है शामिल किया गया है सूचकांक में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सूचकांक में प्रथम 3 स्थानों पर कौन से देश हैं? तो देखिए सूचकांक में प्रथम 3 स्थानों पर किसी भी देश को नहीं रखा गया है। अगर हम बात करें इस सूचकांक में शीर्ष 3 देश कौन से हैं, तो देखिए चौथे स्थान पर डेनमार्क, इसका स्कोर 75.59 था। इसके अलावा 5वें स्थान पर एस्टोनिया है जिसका स्कोर 72.07 है, और छठे स्थान पर फिलीपी देश है जो कि जो है 70.70 इसका स्कोर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? तो इस सूचकांक में भारत को 7वीं रैंक मिली हुई है, इसका स्कोर टोटल 70.25 है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देखिए अगले प्रश्न में पूछा गया है, किसने ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 की रिपोर्ट जारी की है? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 की रिपोर्ट जारी की गई है 5 दिसंबर 2023 को। नेक्स्ट अगला प्रश्न है इसके बाद, रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में शीतलन संबंधी ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जनों में G20 देशों की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी थी? तो टोटल 82% हिस्सेदारी थी। नेक्स्ट इसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं, अर्ली वार्निंग फॉर ऑल पहल किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? तो ये संयुक्त राष्ट्र की एक कार्यक्रम है अर्ली वार्निंग फॉर ऑल पहल, यह दिसंबर 2023 को इसको शुरू किया गया।
नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, इस पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वर्ष 2027 तक सभी को खतरनाक मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रखना, यह अर्ली वार्निंग फॉर ऑल द पहल का मुख्य उद्देश्य है। वर्ष 2027 तक सभी को मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रखना। तो दोस्तों ये आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास थी। आप लोगों की क्लास कैसी लगी कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, और वीडियो को अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें।